आनंद और अनामिका की शादी को 2 साल हो चुके थे। आनंद और अनामिका चाहते थे कि अब उनके घर में भी एक छोटा सा बच्चा आ जाए। आनंद की माँ यानी कि अनामिका की सास सुमन जी अनामिका को कई बार बच्चा पैदा करने के लिए कह चुकी थी। बहू, अब तो मुझे भी अपने पोते पोती का मुंह देखने की इच्छा हो रही है। पूरे 2 साल हो चुके हैं तुम्हारी शादी को। आप जल्दी से बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दो। मम्मी जी, सोचना तो शुरू कर दिया है, बस गुड न्यूज़ का हमें भी आप ही की तरह इंतज़ार है। चलो अच्छा है बहू, जिस दिन मुझे पता चलेगा ना कि मेरे आनंद का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, देखना पूरे मोहल्ले में ढोल बजाऊंगी, भर भर कर मिठाइयाँ बांटूंगी। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। आनंद मेरा इकलौता बेटा है और अब जब उसकी औलाद इस दुनिया में आएगी तो मैं तो पागल हो जाऊंगी खुशी से। मम्मी जी, मैं भी आपको ये खुशी जल्दी से जल्दी देना चाहती हूँ। 6 महीने बाद। आनंद, सब ठीक तो है ना? कुछ दिनों से देख रही हूँ अनामिका परेशान सी लगती है। वो क्या है ना मम्मी, उसे बच्चे की बहुत जल्दी है। वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी माँ बन जाए। अरे ये तो अच्छी बात है ना बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? माँ बनना तो हर लड़की का सपना होता है। लेकिन मम्मी, प्रॉब्लम यह है कि अनामिका कंसीव नहीं कर पा रही है और इस बात को लेकर वो टेंशन में रहने लगी है। अरे कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी वक्त लग जाता है, देर सवेरे खुशखबरी आ ही जाएगी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? और इस तरह 6 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन अनामिका प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। 6 महीने के बाद। क्या बात है बेटा, 1 साल से सुन रही हूँ कि तुम दोनों बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो। अगर सच में ऐसा है तो अब तक कोई खबर आई क्यों नहीं? पता नहीं माँ, क्या प्रॉब्लम है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि बहू के शरीर में ही कोई खराबी है। लगता है ये बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है। तुम ज़रा बहू को डॉक्टर को दिखा कर लाओ। अब उसके शरीर में प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा वंश आगे ना बढ़े, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। ज़रा अनामिका को बुलाकर तो लाना आनंद, मैं उससे बात करती हूँ। अनामिका के आने के बाद। देखो अनामिका, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से तुम हमें बच्चा पैदा करके नहीं दे पा रही हो? ये आप कैसी बात कर रहे हैं मम्मी जी? मैं तो खुद चाहती हूँ मेरा और आनंद का बच्चा इस दुनिया में जल्दी से आए। देखो बहू, अगर ऐसा कुछ भी है और तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने हमसे छुपाया है तो साफ साफ बता दो। नहीं पापा जी, ऐसे तो कोई बात नहीं। अनामिका, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा या बेटी इस दुनिया में आए, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मुझे तो लगता है कि ज़रूर तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ। अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो उसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं। एक दिन सुमन से मिलने मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा उनके घर आते हैं। अरे सुमन जी, मिठाई खाइए। शर्मा भाई साहब, मिठाई किस खुशी में, जरा हमें भी तो पता चले। अब क्या बताऊं बहन जी, बेटे की शादी को 1 साल ही हुआ है, लेकिन उसने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। भाई पोता हुआ है हमारे। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर शर्मा, ये तो बहुत बड़ी खबर है। एक हमारे घर में देखिए, 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं आनंद की शादी को, लेकिन हम तो अपने पोते या पोते की शक्ल देखने को ही तरस गए। अरे बहन जी, क्या बताऊं, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। शादी से पहले की लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि ये सारी प्रॉब्लम तो आती ही है। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारी बहू में सब कुछ ठीक था। वही तो मैं आनंद से कह रहा था, मुझे भी लगता है कि कमी हमारी बहू अनामिका के अंदर ही है। कुछ तो कमी है जो एक बच्चा भी नहीं पैदा कर पा रही। अब क्या बताऊं बहन जी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। ले दे कर एक ही तो बेटा है मेरा। अब अगर उसकी कोई औलाद नहीं होगी तो हमारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा ना।
अनामिका चाय लेकर आती है। अरे अनामिका, ये हम क्या सुन रहे हैं भाई? 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ तुम्हारे? जी आंटी जी, मैं भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ हो जाए। अब जिसके शरीर में कमी हो उसके चाहने से भी क्या होता है बहन जी। हमने तो इसे अपनी फूटी किस्मत मानकर मन को समझा लिया। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही तो कह रही है तुम्हारी सास। क्या करे बेचारी, कब से सपने सजाए बैठी थी, आनंद का बच्चा आएगा, उसे गोद में खिलाएगी। लेकिन तुम्हारे रहते तो लगता नहीं बहू कि हमारा ये सपना कभी पूरा होगा। आनंद के कमरे में। आनंद, आज मम्मी जी पापा जी ने शर्मा अंकल आंटी के सामने भी मुझे बच्चा पैदा नहीं करने के लिए काफ़ी कुछ सुना दिया। आप प्लीज़ उन्हें समझाइए ना, ये हमारा फैमिली मैटर है। अरे अब ये फैमिली मैटर कहाँ बचा है अनामिका? अब तो ये बात सारी दुनिया को पता चल गई है कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बांझ हो तुम। ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद वाली क्या बात है? सारी दुनिया को जवाब देते देते थक गया हूं मैं। हर रोज माँ इसी बात को लेकर परेशान रहती है। मुझे तो डर है कि कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। लेकिन आनंद, हम कर ही क्या सकते हैं? सही कहती हो तुम, कर तो कुछ नहीं सकते। बस मेरे माँ बाप की तो जिंदगी खराब हो गई। बेचारे अपनी बची हुई जिंदगी पोते पोती का मुंह देखकर अच्छी तरह गुजार देते हैं। लेकिन अब उसके लिए भी तरसते रहेंगे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अनामिका। कुछ महीनों के बाद। ये क्या बहू, पनीर की सब्जी किस खुशी में बनाई है? मम्मी जी, बहुत दिन हो गए थे ना, खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा आज पनीर बना लेते हैं। अरे खाने का मन तो ऐसे हो रहा था तुम्हारा जैसे प्रेग्नेंट लेडीज का होता है। बच्चा पैदा नहीं कर सकती और पनीर खाने का मन कर रहा था। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या नॉर्मल कंडीशन में मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर सकता? ठीक ही तो कह रही है मम्मी। देखो अनामिका, तुम्हारी इस कमी की वजह से हमारे फैमिली को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग ये सब्जी खाइए, मैं नहीं खाती। हाँ ठीक है, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी किसी काम की तो हो नहीं तुम, बैठे बैठे पनीर की सब्जी खा लो बस। अनामिका रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन अनामिका बिना किसी को बताए हॉस्पिटल जाती है। अनामिका जी, आपका पूरा चेकअप कर लिया है मैंने अच्छी तरह से। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरह से फिट हैं, आप जब चाहें माँ बन सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर पिछले कितने सालों से कोशिश करने के बाद भी मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही? अनामिका जी, आप हमारी सोसाइटी को जानती नहीं क्या? देखिए, वैसे तो मुझे आपको ये बात बतानी नहीं चाहिए थी, लेकिन दरअसल बात यह है कि प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके हस्बैंड मिस्टर आनंद में है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? लेकिन आपको कैसे पता? मिस्टर आनंद हमारे ही हॉस्पिटल में आए थे, इनफैक्ट मेरे ही पास आए थे कुछ साल पहले अपना चेकअप करवाने के लिए, और उनकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि वो फादर बनने के कैपेबल नहीं हैं। हाँ, लेकिन आनंद ने मुझे कभी इस बारे में बताया क्यों नहीं? आनंद और उसकी फैमिली तो हमेशा मुझे इस बात को लेकर ताना मारती रहती है। डोंट वरी, मैं आपको आनंद की रिपोर्ट देती हूँ, आप उनकी फैमिली को जाकर वो रिपोर्ट दिखा सकती है, और वो लोग आपको इस बात के लिए बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर, आप मुझे रिपोर्ट दे दीजिए, आगे क्या करना है ये मैं खुद देख लूँगी। अनामिका आनंद की रिपोर्ट देखकर हैरान रह जाती है। वो आनंद की रिपोर्ट लेकर घर आ जाती है और चुपचाप अलमारी में रख देती है। घर आने के बाद घूम फिर कर लौट आई हमारी महारानी। तुम्हारी सास के पैरों में कब से दर्द हो रहा है, कहाँ गई थी तुम? पापा जी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हॉस्पिटल चली गई थी। तबीयत ठीक नहीं थी? अरे तेरी तबीयत तो ऊपर वाले ने परमानेंट खराब करके भेजी है। इतनी बड़ी कमी के साथ जो पैदा किया है तुझे, अब और क्या हो गया तेरी तबीयत को? मम्मी जी, वो ऐसे ही हल्का सा बुखार था, इसलिए दवा लेने चली गई थी।
हल्का सा बुखार था, तो हम क्या करें? अब जाओ जल्दी से जाकर अपनी सास के लिए काढ़ा बना दो। पैर में दर्द से परेशान हो रही है वो कब से। अरे रहने दो जी, इसके हाथ का काढ़ा पीकर भगवान ना करे मुझे भी कल को कुछ हो गया तो। ऐसी बाज औरत के हाथ का तो खाना खाने में भी डर लगता है मुझे। मम्मी जी, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है और अब इस बात के बारे में मुझे पता चल गया है। लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि कमी आपके बेटे आनंद के अंदर है तो आपका दिल टूट जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम मुझ में है तो ऐसे ही सही। अगले दिन, जानती हो, मेरे ऑफिस में एक दोस्त है, उसकी बेटी हुई है, दूसरा बच्चा है उसका। शादी के 5 साल के अंदर 2 और एक हमें देखो। आनंद, फिर वही बात, आप मुझे क्यों इस बात के लिए बार बार ताने मारते रहते हैं? अरे तो और क्या करूं? खाना बनाने के लिए तो घर में नौकरानी भी रख सकता था। बच्चे पैदा करने के लिए तो तुमसे ही कहूंगा ना, बीवी हो तुम मेरी। लेकिन अफसोस किसी काम की नहीं। आई एम सॉरी आनंद, मैं आपको अपनी लाइफ में इतनी छोटी सी खुशी भी नहीं दे पाई। छोटी सी खुशी? ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं तुम्हारा। अच्छा ठीक है, आप अपना मूड खराब मत करिए, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। अनामिका के जाने के बाद आनंद अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। कल ही तो रखी थी मेरी फाइल यहाँ पर, कहाँ चले गए? अरे ये क्या, ये तो मेरी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट तो वही है जिसमें लिखा है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। इसका मतलब अनामिका को सब कुछ पता चल गया है। थोड़ी देर के बाद अनामिका कमरे में आती है। आनंद, ये लीजिए, कॉफ़ी पीजिए। आपका मूड ठीक नहीं था ना, कॉफी पीने से तुरंत ठीक हो जाएगा। अनामिका, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बताइए ना आनंद, क्या बात है? परेशान क्यों लग रहे हैं? आई एम सॉरी अनामिका, मैं तुमसे नजरें भी नहीं मिला सकता। क्या कहूँ तुमसे? तुम्हें पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता? बहुत पहले से तो नहीं आनंद, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गई थी और तब डॉक्टर ने मुझे इस बारे में बताया। और तुम इतने दिनों तक घर वालों के ताने सुनती रही, किसी से कुछ नहीं कहा, सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। अगर मैं आपके मम्मी पापा को आपकी कमी के बारे में बता देती तो उनके दिल पर क्या गुजरती। और रही बात मेरे सुनने की, तो कोई बात नहीं, बच्चा तो हम दोनों को ही नहीं हुआ है ना। ये हम दोनों की प्रॉब्लम थी, मेरी आपकी अकेली की नहीं। मुझे माफ़ कर दो अनामिका, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी कमी को छुपाने के लिए मैंने सारा इल्ज़ाम तुम्हारे सर लगा दिया। कोई बात नहीं आनंद, मैं समझ सकती हूँ, हमारी सोसाइटी ऐसी है। इसमें एक आदमी के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना कि वो बाप नहीं बन सकता बहुत मुश्किल होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि आदमी इस बहुत बड़ी कमी का सारा इल्ज़ाम अपनी पत्नी के ऊपर लगा देता है। आपने भी वही किया। अनामिका, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस वक्त मुझे कैसा फील हो रहा है। मैं तुमसे कभी ज़िंदगी में नज़रें नहीं मिला सकता। अरे, आपको ऐसा कुछ फील करने की ज़रूरत नहीं है आनंद। अगर आप बुरा न माने तो बस मेरी एक बात मानेंगे? बताओ अनामिका, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। आनंद, क्या हुआ अगर हम अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते? हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा लाकर उसकी ज़िंदगी को भी तो अच्छा कर सकते हैं, उसे भी अपने सगे बच्चे की तरह पाल सकते हैं। तुम ठीक कहती हो अनामिका, मैं अभी जाकर अनाथ आश्रम में बात करता हूँ और हम अपने लिए वहाँ से एक बच्चे को लेकर आएंगे और उसे अपने बच्चे की तरफ प्यार करेंगे और हमेशा अपने साथ रखेंगे। रीटा की बहू शालू के अंदर बड़ा घमंड था। ओ माँ जी, ये क्या? ये सूट आप पर बिल्कुल नहीं जच रहा, जबकि मैंने शादी से पहले सेम सूट पहना था। आए बाए क्या बताऊं, हीर लगती थी मैं बिल्कुल उसे पहनकर। अच्छा, क्या बात है, पर मुझे तो हीर नहीं लगना है ना बहू। कोई रांझा ले गया तो मुश्किल हो जाएगी। क्या माँ जी, वैसे ब्यूटी के आगे तो सब फेल है।
मेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते थे। हाँ, वो बता रही थी तेरी माँ कि पीछे भी कई रिश्ते तुझे देख कर गए हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देते। आप लोग तो हाँ करके ही जाना। हाँ, वो दरअसल इसलिए जवाब नहीं देते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा स्टैंडर्ड उन लोगों से काफी हाई है। ये बोलकर बहू चली जाती है। दरअसल हाजिर जवाबी बहू कभी कभी बहस की सारी सीमाएं पार कर जाती। एक दिन, यार जल्दी से तैयार हो जाओ, 7 बजे एक पार्टी में जाना है। 7 बजे ना, अभी तो सिर्फ सुबह के 11 बजे हैं। हाँ, पर तुम्हें तैयार होने में वक्त लगता है ना। हाँ, तो लेती हूँ मैं वक्त। एक्सक्यूज मी, वो मैं नहीं, आपकी मम्मी लेती है वक्त तैयार होने में। और तैयार होकर आती भी है तो क्या लगती है जैसे नहाना ही भूल गई हो। अरे शालू, छोड़ो ना मम्मी की बात, उनको भी मैंने बोला है तैयार होने के लिए, तुम अपना देख लो। हाँ, 7 बजे जाना है। मैं 6:45 बजे तैयार होना शुरू करूंगी और मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुंह ना भी धो तो लगता है जैसे पार्लर से होकर आई हूँ। पति मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। शालू शाम को अपनी सास और पति के साथ पार्टी में जाती है, जहां उसके रिश्तेदार शालू की सास से कहते हैं, अरे रीटा चाची, कितनी सुंदर लग रही हो। इस छोटे से फंक्शन के लिए पार्लर गई थी क्या? अरे कहाँ, 15 मिनट पहले बस साड़ी पहनी और क्या। अरे खुद इतनी चमकती हो, बहू को देखो, लग रहा है बिल्ली मुंह चाट कर आ गई हो। बेटा, क्या हालत बना रखी है, बाल तो झाड़ लेती। सबकी बात सुनकर मानो शालू का माथा 7वें पारे में चला जाता है। वो कोने में जाकर अपनी माँ को फोन करती है। अरे माँ, कहाँ शादी करा दी? माँ, जो उससे भी 4 हाथ आगे थी। देख बेटा, मेरे जैसे शक्ल सूरत जरा सी भी होती ना तेरी, तो शायद अच्छा रिश्ता मिल भी जाता। जो तेरी हरकत और बोली है ना, ये घर मिल गया, शुक्र कर। शालू माँ की बात सुनकर और भी गुस्से में हो जाती है और बिना किसी को बताए पार्टी से घर चली जाती है। रास्ते में पैदल चलते हुए उसके पास एक भिखारन आती है। बेटी, भगवान के नाम पर कुछ दे दे। गुस्से से भरी शालू अपना सारा पारा भिखारन पर ही उतार देती है। अरे शक्ल देखी है, भिखारन कहीं की, ना बोलने की तमीज है ना दिखने की, और आई है मुझसे पैसे मांगने। चल हट। भिखारन शालू की शक्ल ही देखती रह जाती है कि इस औरत को हुआ क्या है, लेकिन फिर शालू गुस्से से उसे और कड़वी बातें सुनाती है, जिसे सुन अब भिखारन को भी गुस्सा आ जाता है। अरे मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पागल हूँ। अरे पैसे नहीं देने तो मत दो, लेकिन जो बकवास किया है ना उसके लिए माफी मांगो। मैं और माफी? ओ माय माय, शक्ल देखिए अपनी। तूने एक सच्ची औरत का दिल दुखाया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अब से भिखारी की तरह बोलेगी, उसी की तरह कपड़े पहनेगी और वैसी ही दिखेगी भी। जो अभी मुझसे मांगने के लिए मेरे पैरों पर गिर रही थी, वो मुझे कुछ दे रही है, वो भी श्राप। शालू उस पर हंसकर घर आ जाती है और सो जाती है। लेकिन अगली सुबह ही शालू सर पर खुजली करते करते कहती है, सासू माँ, घर में जो रोटी रखी है ना, मैं खा लूं? भगवान के नाम पर खाना ही दो ना, बहुत भूख लगी है। सास बहू को देखकर हैरान रह जाती है। उजड़े बाल, फटी साड़ी और भिखारियों वाली बोली। अरे बहू, ये क्या बोल रही है? तू कब से रोटी खाने लगी, वो भी मुझसे पूछकर? अरे तू तो पिज्जा खाती है ना। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही है? पिज्जा क्या होता है? माँ जी, भगवान के नाम पर एक रोटी दे दो माँ जी। सास सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये ऐसा नाटक क्यों कर रही है। अब हाँ हाँ, जा लेकर खा ले। बहू वहां से चली जाती है।
सास सोच में पड़ जाती है कि बहू ने ये जो नया नाटक शुरू किया है उसे कैसे छुड़वाऊं। उसे आइडिया आता है। वो बहू के मम्मी पापा को फोन करके बुलाती है। बहू, देख तेरे मम्मी पापा आए हैं। अरे क्या हो गया था आंटी जी, जो हमें बुला लिया? वो मेरी ना पार्लर में बुकिंग थी। अरे आंटी जी, बहन जी ये क्या बोल रही हैं? अरे वो आप उम्र में काफी बड़ी है ना, तो इज्जत देने के लिए बोल रही थी। हे भगवान, ये तो सारा परिवार ही नौटंकी है। खैर, अरे बहू आजा, तेरे मम्मी पापा आए हैं। बहू आती है। अरे आप लोग, क्या बात है मालकिन, बड़ा है चोचक कपड़ा पहनी है, कोई बड़ा साहब मिला था क्या? शट ऑफ, व्हाट्स नॉनसेंस। अंग्रेजी। मालकिन, हम तो 4 कक्षा पास है ना, तो ये ना जानते हैं। बाकी देखो कोई काम हो तो बताना। जा रहे हैं, मंदिर की आरती का वक्त हो रहा है ना, खत्म होते ही सेठ लोग सिक्का बांटते हैं, सिक्का। बहू ये बोलकर वहां से चली जाती है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ऐसे कैसी बहकी सी बातें कर रही है? अरे यही दिखाने और पूछने को बुला रही थी कि ये क्या है। भाई कौन सी बीमारी पाली है तुम्हारी बेटी ने? क्या बात कर रही है आंटी जी? ए बुढ़िया सुन, ये चेहरे में 55 किलो का पाउडर लगा के तू छपक छली नहीं बन जाएगी। अपनी बेटी का इलाज बताओ, निकल यहां से, वरना ये तेरा मुंह धुलाकर बनाऊंगी तुझे बेबी डॉल से आंटी। माँ घबराकर भागती है। नहीं नहीं, मुंह नहीं धोना, हम लोग नहीं जानते, पहले कभी मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सास समझ नहीं पाती है। वो बहू के पास किचन में जाती है तो वहाँ वो कचरे के डस्टबिन से सेब का टुकड़ा निकालकर खा रही होती है। सास को दया आ जाती है। वो बहू के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर सारी बात पूछती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसे क्या हुआ है। वो बहू को लेकर उसी भिखारन के पास वापस जाती है। अरे देख, तूने जो श्राप मेरी बहू को दिया है ना, उसे वापस ले ले। बहू भी रोने लगती है। हाँ, मुझे माफ कर दो। 2 झूठे दिखावे और शान के लिए मैंने ये सब किया। मैं माफी मांगती हूँ, भगवान के नाम पर मुझे माफ कर दो। वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे श्राप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन तुझे अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुझे माफ करती हूँ। अब बहू पहले जैसी हो जाती है, लेकिन घमंड और दिल दुखाने वाले बोल बोलना छोड़ देती है। रविश एक अमीर बिजनेसमैन है जिसकी इकलौती लड़की नेहा अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके हॉस्टल से अपने घर आ रही होती है। नेहा एक नॉटी टाइप की लड़की होती है, सबको खुश रखती और खुद भी खुश रहा करती। तभी रविश नेहा को कॉल करता है। हेलो माय डॉल, वेयर आर यू? हे डैड, मैं एयरपोर्ट के बाहर हूँ, आप कब तक आएंगे? मुझे एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैंने अपना ड्राइवर को भेजा है, वो तुम्हें लेने आ ही रहा होगा। ओके डैड। थोड़ी ही देर में वहाँ रोहन कार लेकर आ जाता है और नेहा कार के पास आ जाती है। नेहा जैसे ही रोहन को देखती है, उसको रोहन पसंद आ जाता है। हाय, क्या तुम्हें मेरे डैड ने यहाँ भेजा है? जी हाँ। तुम ड्राइवर तो नहीं लगते। मैडम, एक गरीब कुछ भी लग सकता है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ड्राइवर की नौकरी के बजाय कुछ और काम कर लो। मैडम, ज्ञान सब देते हैं पर काम कोई नहीं देता। खैर आप ये सब जाने दो, घर चलिए। रोहन नेहा को घर ले आता है। कार से उतरते वक्त रोहन नेहा का बैग लेकर अंदर जाने लगता है, लेकिन नेहा स्माइल करते हुए रोहन के हाथों से बैग ले लेती है और घर के अंदर चली जाती है। अब रोहन को भी नेहा अच्छी लगने लगी थी। अगले दिन रोहन घर के बाहर कार को साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ रविश और नेहा आ जाते हैं। रोहन, ये सब क्या है? कार को ठीक से साफ करो, देखो कितनी गंदी है, नालायक। डैड, आपको इस तरह रोहन को नहीं डांटना चाहिए, उसको कितना बुरा लग रहा होगा। बेटा, ये गरीब लोग हैं, इन्हें सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तुम इससे दूर ही रहना। चलो मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर रविश वहाँ से चला जाता है। तभी नेहा रोहन के पास जाती है, जहाँ रोहन कार को साफ कर रहा होता है। सॉरी, वो डैड ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया। वो दिल के बुरे नहीं है, बस कभी कभी लोगों को समझने में गलती कर देते हैं। अरे नहीं नहीं,
मुझे क्यों बुरा लगेगा? वो तो मालिक हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वैसे भी गरीब की इज्जत कहाँ होती है। अच्छा अब तुम एक काम करो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? नो अमीर नो गरीब, सिर्फ दोस्त। आप मुझसे दोस्ती करोगी? आपके डैड को अच्छा नहीं लगेगा ये सब। उनको बताएगा कौन? अच्छा चलो, अब हम दोस्त हैं तो एक दोस्त दूसरे की हेल्प करते हैं। मैं भी कार को साफ करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। नेहा भी अब कार को साफ करने लग जाती है। ये देख रोहन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अब रोहन भी नेहा की तरफ खिंचा जा रहा था। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों काफी समय साथ बिताने लगे। ऐसे ही एक दिन रोहन रोता हुआ रविश के पास आता है। मालिक, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। कुछ मदद हो जाए तो मैं उनको किसी हॉस्पिटल में ले जाऊं। मैं कुछ मदद नहीं कर सकता, जाओ किसी और से मदद मांगो। ऐसा मत बोलिए मालिक, आपके सिवा मेरा कौन है? मेरे पिताजी मर रहे हैं, मदद करिए। ये सब बातें दूर खड़ी नेहा सुन रही होती है और वो अपने डैड के पास आकर कहती है, डैड हमें रोहन की मदद करनी चाहिए, वो हमारे यहाँ काम करता है। अगर आप मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा? नेहा की बात सुनकर रविश रोहन को कुछ पैसे दे देता है। उन पैसों को लेकर रोहन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नेहा रोहन से मिलती है। हाय रोहन, अब तुम्हारे पिताजी ठीक हैं? हाँ, वो अब ठीक है, थैंक यू। तुम्हारी वजह से वो आज जिंदा है। कोई नहीं, एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आता है। और वैसे भी ये तुम्हारा हक था जो मैंने तुम्हें दिलवाया, बस। अच्छा नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। हाँ कहो ना। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। रोहन, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। तुम्हें मुझे भूलना होगा क्योंकि हम दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई है, अमीरी और गरीबी की, जो कभी नहीं भरने वाली। और तुम्हारे डैड भी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे डैड के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, पैसे नहीं। वो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेंगे। दोनों को बात करते हुए रविश देख लेता है और ये सब सुनकर वो रोहन को थप्पड़ मारता है और नेहा का हाथ पकड़कर उसको घर ले जाता है। डैड मेरी बात तो सुनिए, रोहन एक अच्छा लड़का है। मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाला। मैंने कहा था तुम्हें इन गरीबों से दूर रहो, लेकिन तुमने नहीं सुनी। अब मुझे कुछ करना होगा। डैड हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप हम दोनों को दूर नहीं कर सकते। रविश नेहा को रूम में बंद करके चला जाता है। वहीं रोहन रूम के पीछे से अंदर आ जाता है और नेहा रोहन से कहती है, रोहन हमें यहाँ से जाना होगा, डैड मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, चलो भाग चलते हैं। नहीं, तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें भी अपने साथ गरीबी में नहीं रख सकता। रोहन मैं यहाँ से अपनी सारी गोल्ड ज्वेलरी लेकर चलूंगी, हम अच्छे से रह पाएंगे। ठीक, तो आज रात 10 बजे मैं बाइक लेकर मेन गेट पर खड़ा रहूंगा। तुम अपना सामान लेकर आ जाना। रोहन नेहा को कहकर चला जाता है। रात हो जाती है। नेहा अपनी सभी गोल्ड ज्वेलरी बैग में रखकर भाग जाती है। रोहन नेहा को लेकर एक पुराने से घर में रुकता है। हम वहाँ से भाग आए, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता रोहन। हाँ, अच्छा ये लो पानी पी लो। नेहा जैसे ही पानी पीती है उसको नशा सा होने लगता है। रोहन मेरा सर घूम रहा है, पानी में क्या था? रोहन जोरों से हंसता हुआ। तेरे बाप ने मुझे कितना जलील किया है, आज मैं उसका बदला ले रहा हूँ। ये सब तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? काहे का प्यार? मैं तो बस तेरे बाप की दौलत से प्यार करता हूँ, जो अब तू मेरे पास लेके आई है। तो मुझे तेरी जरूरत नहीं है। नेहा नशे की हालत में ही रोने लग जाती है और रोहन गोल्ड ज्वेलरी से भरा बैग लेकर नेहा को अकेला छोड़कर चला जाता है। रोहन ऐसा मत करो। रोहन के जाने के बाद वहाँ रविश आ जाता है। वो अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। डैड आपने सही कहा था, रोहन बस मेरे पैसों के पीछे था। आई एम सॉरी डैड। कोई नहीं बेटा, मुझे तुम मिल गई और कुछ नहीं चाहिए अब। रविश नेहा को घर ले आता है और नेहा को अपनी गलती का पछतावा होता है। कस्बे के बीचों बीच से एक नदी बहती थी, जिसके किनारे पर एक मंदिर था। निशिकांत वहाँ रोज जाता और मंदिर के दर्शन के पहले नदी में स्नान करता। स्नान के बाद ही वो नदी में फूल, नारियल, अगरबत्ती और प्रसाद चढ़ा दिया करता। शाम को जब निशिकांत घर लौटा तो माँ को उदास पाया। क्या हुआ माँ, किसी से लड़ाई हो गई क्या? तेरे बाबूजी की याद आ गई।
वो भी तेरे जैसे भक्ति भाव में लगे रहते थे। माँ, क्या मैं भी थोड़ा बहुत बाबूजी जैसा हूँ? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा उनके जैसा है। बस एक फर्क है, वो कभी अकेले मंदिर नहीं जाते थे, हमेशा मुझे साथ लेकर जाते थे। पर तू अकेला मुंह उठाकर चल देता है। कल से आपको भी ले चलूंगा माँ। श्रवण कुमार बनके अपने कंधे पर बिठाकर मंदिर ले जाऊंगा। अरे निशी मेरे लाल, कंधे पर ही बिठाना है तो मोटरसाइकिल की किश्त ना भरता। ठीक है माँ, कल सुबह तैयार रहना। अगली सुबह निशिकांत अपनी माँ को मंदिर ले जाता है, लेकिन उसके पहले मंदिर के सामने की नदी में स्नान करने के लिए रुकता है। माँ, ये नदी बहुत पवित्र है। इसमें नहाने से सारे दोष खत्म होते हैं, सारे पाप कट जाते हैं, मन एकदम शुद्ध हो जाता है। पता है बेटा, मेरे बाल धूप में नहीं पके हैं। बचपन में मैं ही तुझे यहाँ उंगली पकड़कर लेकर आती थी। अच्छा मेरी माँ, मैं भूल गया था। रुको, मैं नदी में चढ़ावा चढ़ाकर आया। अरे चढ़ावा मंदिर में चढ़ा देना, नदी में क्यों? नदी भी तो माता का स्वरूप है ना माँ। पर बेटा नदी गंदी हो जाएगी। माँ, बहुत बड़ी नदी है, इतने से चढ़ावे से गंदी नहीं होगी। और जो नदी सबको पवित्र करे, वो गंदी कैसे हो सकती है? पर बेटा। माँ, बच्चा अगर बचपन में अपनी माँ की गोद में सूसू या उल्टी कर दे तो क्या माँ अपवित्र हो जाती है? माँ के पास निशिकांत की इस बात का कोई तर्क नहीं था। नदी में चढ़ावा बहाने के बाद निशिकांत मंदिर में जाकर पूजा करता है। माँ भी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी है, पर उसके मन में यही चल रहा है कि कैसे निशिकांत को समझाए कि नदी गंदी हो रही है उसकी अंध भक्ति के कारण। घर लौटते वक्त माँ निशी से कहती है, मैं कल से तेरे साथ नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? भगवान ने दर्शन दे दिए क्या एक ही दिन में? नहीं बेटा, पर जैसे नदी तेरी माँ है, वो मेरी भी माँ है। मैंने भी उसे तब से माँ माना है जब से तू पैदा भी नहीं हुआ था। और मैं ये नहीं देख सकती कि तू नदी में चढ़ावा चढ़ाने के नाम पर उसे गंदा करे। ओहो माँ, इतनी सी बात को आप अब तक मन में लेकर घूम रही हो? बड़ी बात है बेटा, तुझ जैसे कितने ही लोग इतनी सी बात बोलकर ये करते होंगे और इतनी सी बात बनके बड़ी बात बन जाती होगी। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है बेटा। माँ, आप भी तो दिया जलाकर छोड़ती थी ना नदी में जब मैं बच्चा था। आप ही से सीखा है। पर बेटा, समय के साथ मुझे अपनी गलती का एहसास भी तो हुआ है। तू भी मेरे अनुभव से सीख ले, खुद वो गलती मत दोहरा। निशिकांत माँ की बात अनसुनी करके काम में लग जाता है। पूरा दिन माँ और निशिकांत इस डर से बात नहीं करते कि कहीं बहस आगे ना बढ़ जाए। अगले दिन माँ चुपचाप निशिकांत की गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही निशिकांत नदी में नहाने जाता है, माँ नदी के किनारे पड़ी पुरानी माला, प्लास्टिक, फूल, प्रसाद, चढ़ावा अपने ऊपर डाल लेती है। माँ की हरकत देखने वाले उन्हें पागल समझकर इस माँ की हरकतों का मजा लेने लगते हैं। तभी निशिकांत वहां आता है। माँ, ये क्या हाल बना रखा है? माँ की यही किस्मत होती है बेटा। माँ, ये कचरा हटाओ, मैं नहा कर आया हूँ, आपको छू नहीं सकता, फिर से स्नान करना पड़ेगा। माँ थोड़ा और कचरा अपने ऊपर डाल लेती है। तब तक मंदिर से पंडित जी भी वहां आ जाते हैं और उनके पीछे कुछ और लोग भी। माँ, क्यों शर्मिंदा कर रही हो? बेटा, तूने ही तो ये कचरा मुझ पर डाला है। मैंने कब किया? इतने सालों से तो डालता आ रहा है। माँ, सब देख रहे हैं, थोड़ा इज्जत का ख्याल तो रखो। क्यों बेटा, अपनी माँ पे कचरा देखकर मन विचलित हो गया? पर नदी को माँ बोल के उसमें रोज जो कचरा तुम डालते हो, उसके लिए मन में कुछ नहीं होता। आज तेरी माँ पर कचरा पड़ा तो तुझे इज्जत का ख्याल आ गया, पर नदी को माँ बोल के तू रोज उसे गंदी करता है। उसके लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है। निशिकांत के पास कोई जवाब नहीं होता। वो पंडित जी की तरफ देखता है। पंडित जी, आप ही समझाइए ना माँ को। समझने की जरूरत तो बेटा तुमको है। माँ सही तो कह रही है, हर साल गर्मी में पानी की कमी होती है शहर में।
पर नदी का पानी उपयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि ये पानी पीने योग्य नहीं है। इसमें किसकी गलती है? निशिकांत के साथ उस दिन वहां खड़े सभी लोग समझ जाते हैं कि नदी को माँ बोल के अपनी माँ में कचरा बहा देना और उसके आसपास गंदगी करना अच्छी बात नहीं है। सभी उसी वक्त निशिकांत की माँ से और नदी माँ से माफी मांगते हैं और नदी का पानी हाथ में लेकर शपथ लेते हैं कि अब वो नदी को माँ मानेंगे और उसके साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करेंगे।